वो कहते हैं ना कि एक लड़की के ऊपर उसकी माँ का हाथ होना बहुत ज़रूरी होता है। पर वो हाथ पैदा होते ही अगर तुमसे अलग हो जाए, तब क्या करोगी? जब इस दुनिया में कैसे जीना है, वही बताने वाली तुमसे दूर हो जाए, तब क्या करोगी? So, when I was born, there were multiple complications because I was a breech baby, and Mama went through a lot of like so much pain, and she literally went pale when she was in labor. I was told that I was not even breathing for a couple minutes, and I mean, I think the baby me or my soul already knew what was coming for me. So I was just 6 months old when Mama passed away, and then Papa just couldn't deal with it, and he left home. उन्होंने संन्यास ले लिया. मेरी ज़िंदगी की शुरुआत जिन अपनों के साथ हुई, वहाँ बस 2 लोगों का नाम रह गया था, दादी और भाई. सबने कहा इन बच्चों का अब क्या होगा, छोड़ दो, अडॉप्शन के लिए मतलब भेज दो इन लोगों को. पर दादी से बर्दाश्त ही नहीं हुआ, एंड शी वाज लाइक कि आई टेक केयर ऑफ देम, मैं देख लूँगी. एंड उनको और किसी चीज़ की चिंता नहीं थी बट हम दोनों की. सो दादी वो इंसान थी जिन्होंने मुझे चलना सिखाया. उनके बिना तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती थी. लाइक आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस. एंड उनकी अगर आंखों के सामने से मैं 1 मिनट के लिए गायब हो जाऊं तो वो भी घबराती थी और मैं भी. एंड हम दोनों ही पैनिक कर जाते थे. अम, चले गए वो भी. आई मीन जैसे आई टर्न 14. सो आई मीन आपके पास लोग होते हैं ना जिन्हें आप अपना कहते हो, एंड वो सबसे ज़्यादा आपको हर्ट कर सकते हैं बिकॉज आप वो पावर होल्ड करते हैं वो आपके ऊपर. तो जब दादी गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब उनको लेके जा रहे थे, मुझे लाइक एज अ 14-year-old किड मुझे बस ये था कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ, मैंने उनके बिना कभी ज़िंदगी जी नहीं है. एंड एक माँ जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है वो मेरे लिए उससे ज़्यादा हो चुकी थी. एंड मुझे ये हुआ कि अगर इनको लेकर जा रहे हैं तो मुझे भी इनके साथ ही जाना है. तो लोग नहीं समझ पा रहे थे इस चीज़ को, और उन्होंने कहा कि ये दोनों भाई बहन तो यही चाहते थे ना कि इनकी दादी चली जाए बिकॉज देयर इज डेफिनेटली समथिंग गोइंग ऑन बिटवीन देम. मुझे पता नहीं था कि अब चीज़ें ऐसी होने लग जाएंगी. एंड चाइल्डहुड, आई डोंट थिंक देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम दैट आई रिमेंबर दैट आई कैन कॉल माय चाइल्डहुड. सो आफ्टर दादी लेफ्ट अस, मी एंड भाई, हमारा पूरा टीनेज स्पेंट शिफ्टिंग फ्रॉम वन रिलेटिव्स प्लेस टू अनदर. एंड one of them said कि भाई अब वहाँ नहीं रह सकता because he doesn't deserve to be there. They sent him back to the old house where we lived with Dadi, and bhai lived alone. Um, I decided to move out because he was my only constant left. Bhai and me started living together. He started earning when he was just 19 and paid for my school fees, for food, expenses, everything. And with all that pressure, with everything that was going on, things went south with both of us. मुझे लगता है कि that happened just because we were surviving. हम लोगों को भाई बहन की तरह चाइल्डहुड जीने का लग्जरी नहीं मिल रहा. मतलब yeah, that's a luxury, but वो नहीं मिला हमें. तो कभी कभार ऐसा होता था कि पापा आते थे हमसे मिलने के लिए साल में कभी 1 या 2 बार. अगर कभी किसी महीने में हमें वो कहीं रोड पर दिख जाते थे. और देयर वाज दिस साईं बाबा का मंदिर, एंड हम लोग उनको वहाँ देखते थे कि मे बी ही विल बी देयर बिकॉज इवन दो ही लेफ्ट बहुत अर्ली इन आवर लाइव्स, स्टिल एक वो होता है ना कि अरे पापा दिखेंगे करके.
बट वो हमें बस पॉकेट मनी देते थे कुछ, एंड फिर वो चले जाते थे, एंड देन फिर मंथ्स वुड गो बाय एंड वी वुडंट सी हिम। अब पता नहीं क्या बोलूं, लाइक अंडरस्टैंडिंग, एम्पैथी और प्यार मेरे आसपास था नहीं। आई मीन भाई घर आता था ऑलरेडी इतना टाइम स्पेंड करके ऑफिस में, और एकदम पूरा टेंस्ड एंड ऑल, और मैं उस टाइम स्कूल में थी, तो अगर घर का काम नहीं होता था या फिर खाना नहीं बना होता था तो उसको गुस्सा ऑफ कोर्स आता था, एंड देन इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट इट वो मुझे पनिशमेंट्स देता था, जो कि थी एक्सरसाइज करना। I was not that healthy when I was a kid because obvious reasons. But जब एक्सरसाइज वगैरह करती थी मैं, तो जब तक मैं रो नहीं जाती थी उस टाइम तक भी भाई नहीं रुकता था। That was his way of kind of hardening me. But मुझे ऐसा कोई उस टाइम पे ना तो मिला, ना मुझे लगा कि कोई मुझे समझ सकता है या लाइफ में क्या चल रहा है मेरी, मैं जिससे बात कर सकती हूँ। But then, at the age of 18, I met someone who I thought was right, loved me, cared about me, and was like a complete ray of sunshine. मैं और आई थिंक उस टाइम के माइंडसेट को और किसी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। आई मीन उस टाइम पे जब आप इतने सारे सिचुएशन से गुजर रहे होते हो तो यू लुक फॉर कंफर्ट, एंड यूजुअली उस एज में आपको बॉयफ्रेंड्स, फ्रेंड्स वगैरह इन्हीं लोगों से कंफर्ट मिलता है, फैमिली और रिलेटिव्स में नहीं ढूंढ पाते हो वो चीज़ें। तो आई मीन जब बातें स्टार्ट हुई, जब मैं मिली, आई स्टार्टेड फीलिंग लाइक अ चाइल्ड अगैन, कि हाँ मैं बस एक नॉर्मल 18-19 साल की लड़की हूँ और दिस इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। तो यू नो कि वो वाली जो फीलिंग होती है कि आई कैन टेल हिम एनीथिंग एंड ही विल अंडरस्टैंड। सो दैट हैपेंड। I found out that he was 8 years older than me, तो understanding और मेरा सारी बातें सुनना was completely normal. We used to hang out and everything was fun. He told his mom about me, and she said कि हम इतना ऑफन नहीं मिल सकते हैं और ऐसे बातें करना और हैंग आउट करना इज़ नॉट नॉर्मल, उन लोगों की सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी एंड ऑल ऑफ इट। एंड शी वाज लाइक अगर मुझे उसके साथ रहना है और ये कंटिन्यू करना है तो वी शुड गेट मैरिड। And 18-year-old. At 18 years old. I was just 19 and मैंने बस एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया था, ही वॉज ऑलरेडी अ सीनियर मैनेजर। तो somehow I was convinced कि हाँ आई थिंक उसकी मॉम सही बोल रही है, हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए। एंड मैंने घर जाके भाई को बताया कि ऐसे ऐसे सीन है, उसकी मम्मा बोल रही हैं कि सोसाइटल इमेज वगैरह रखने के लिए, सब लोगों की रिस्पेक्ट रखने के लिए दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। भाई ने पापा को बताया एंड उस कॉन्वर्जेशन का एंड नहीं बोलूँगी बट उस कॉन्वर्जेशन का रिजल्ट ये था कि आई गॉट बीटन अप बाय बोथ ऑफ देम सो बैड कि माई लेफ्ट लेग वॉज कम्प्लीटली पर्पल। आई नो कि उन लोगों के इंटेंशंस ठीक थे एंड उस टाइम पे पेरेंट्स को यही लगता था कि बच्चे को मार पीट के समझाएंगे तो वो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, एग्जैक्टली। So it backfired. I did not realize it. So after all of this happened, I left home. I started staying in a PG. And तब मुझे पता चला that he used to drink a lot and I was in love with a person who had a major alcohol addiction. One day I got a call from him and I was going back home. मैं मेट्रो स्टेशन पे थी, आई थिंक आई डिड नॉट बोर्ड अभी तक जब कॉल आया एंड ही रैंडमली स्टार्टेड अब्यूजिंग ऑन द कॉल। मैं इनिशियली थोड़ा सा कंफ्यूज थी क्योंकि मैंने ये सब कुछ अभी तक नहीं देखा था एंड मुझे इस चीज़ पे भरोसा भी नहीं हुआ था क्योंकि जो भी इंसान अभी तक उसने मुझे दिखाया था कि वो है,
this was completely opposite. He was constantly comparing me with his ex and how the body was so much better and मैं कितना ज़्यादा अजीब हूँ. There was this one thing that he used to say कि मैं एक teenage लड़के जैसी दिखती हूँ. And he just started saying कि वो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुश था and मेरी वजह से ये सारे issues अब create हो गए हैं. And he used to say कि जो उसकी ex थी वो उससे actually प्यार करती थी and that's why she was intimate with her and वो actually उससे मतलब जो भी मैं करती हूँ it's just out of some obligation or just to get out of the situation जो मेरे घर पे थी. And he added her on the call and then दोनों मिलकर उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, abusing me left right and center. And मैं बस उस कॉन्फ्रेंस कॉल पे आधे से ज़्यादा टाइम कंफ्यूज्ड थी, फिर हर्ट थी एंड फिर एक पूरे डिसबिलीफ में थी. क्योंकि जब आप एक अच्छे से भरोसा कर चुके होते हो कि ये इंसान तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता है एंड देन एक दिन रैंडम डे पे वो इंसान आपको कॉल करके ये सारी चीज़ें कहे एंड देयर इज अ स्ट्रेंजर ऑन द कॉल हु इज सेइंग ऑल ऑफ दिस एंड वर्स थिंग्स अबाउट यू जिसको तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता है. तो मैं completely blank थी और अब मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मैं इस इंसान के लिए घर छोड़ कर आई हूँ. अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं फंस गई. तो after some time passed away, like a few weeks, I mean all this while same चीज़ें repeat हो रही थी हर दिन and वो दिन में मेरे को सॉरी बोलता था और फिर शाम से लेके रात और वो पूरी जो हमारी 3:30-4 बजे सुबह शिफ्ट ख़त्म होती थी सिर्फ यही चीज़ें चलती होती थी. इट वॉज अ विशियस साइकिल. मुझे थोड़े टाइम बाद ऑफिस छोड़ना पड़ा बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई थी. वो बाकी लोगों को भी अगर गाली वाली देता था तो I was blamed because he was a senior manager and जो उसकी मैनेजर थी she used to say कि जब से मैं आई हूँ तब से ये सारी चीज़ें खराब हुई हैं. हमारी सोसाइटी को जब कुछ नहीं मिलता ब्लेम करने के लिए तो there is only one scapegoat. Alright, so मैं जिस प्रोसेस में काम करती थी हम लोगों को वहाँ जो ओल्ड एज लोग होते थे हमें उनको ब्रेसलेट्स वगैरह और नेकलेसेस वगैरह देने होते थे जिसमें एक बटन होता था कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी को शुगर है एंड आप फ़ोन नहीं कर पा रहे हो किसी को तो यू जस्ट प्रेस दैट बटन ऑन द नेकलेस और द ब्रेसलेट दैट यू हैव एंड जो भी पुलिस स्टेशन वगैरह नियर बाय होगा वहाँ से कोई ना कोई आपकी हेल्प करने के लिए आ जाएगा एंड दैट वाज फॉर यूएस. तो मैं जिस तरह से लोगों से बातें करती थी उन लोगों को हेल्प करती थी क्योंकि इतने बुढ़े लोगों से आप रूड होकर या एक रोबोट की तरह तो बात नहीं करोगे. वो इतना ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे आप पे. एंड इस चीज़ में भी मुझे ये बोला गया था दैट आई एम फ्लर्टिंग विद देम और आई एम ट्राइंग टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट जो कि रियलिस्टिकली कभी पॉसिबल ही नहीं था. बट स्टिल आप किसी ऐसे इंसान को रीजनिंग से नहीं समझा पाओगे. क्या करती? छोड़ दी ऑफिस. That just seemed the easy way out. So I found another job and he still didn't leave me alone. He started thinking that मैंने ऑफिस इसलिए चेंज किया है बिकॉज मैंने किसी और लड़के को ढूंढ लिया है. वो मेरे पीजी के बाहर आकर शराब पी के गालियाँ देता था और इतना सीन चीज़ें वगैरह तोड़ना दरवाज़ा बजाना बहुत तेज़ एंड ऑल. जब ये सारा तमाशा वगैरह हो रहा है ना आपको पता है कि आप रीज़न हो तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ब्लेम करने लगते हो. बात इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि एक दिन आई straight away decided that I'm gonna go to his house, I'm gonna talk to him, I'm gonna sit him down and be like कि why are you doing all this? मैंने ऐसा क्या करा है और मेरी क्या गलती है that I deserve this kind of a behavior? तो मैं बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट तो वैसे ही थी जो भी वो चीज़ें मेरे को बोलता था एंड ऑल दैट. और
जब ये सारी कॉन्वर्जेशन हुई तो मुझे और ज़्यादा डाउट्स आने लग गए अपने ऊपर एंड सही हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक हो जाएगा, दोज वर द कॉन्स्टेंट थॉट्स इन माई हेड। तो बस बिना जाने क्या सही है क्या नहीं है, आई गेव हिम व्हाट ही वांटेड। आई स्पेंड द नाइट एंड सुबह उसकी मॉम को पता चला दैट आई वाज देयर एंड व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड एंड शी फ्लिप्ड। शी स्टार्टेड ब्लेमिंग मी अबाउट एवरीथिंग कि मेरे आने की वजह से चीज़ें और ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं एंड ऑल दैट एंड नाउ आई नीड टू मेक अ डिसीजन एंड उन्होंने कहा कि नाउ यू गाइज हैव टू गेट मैरिड, अब शादी करनी पड़ेगी एंड इसमें कोई दौराहे नहीं है कि वो जल्दी होनी चाहिए। तो आई डिडंट हैव अ चॉइस। मुझे लगा कि शादी हो जाएगी तो मे बी हिल गेट कंट्रोल्ड एंड उसको थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आने लगेगी एंड ही विल अंडरस्टैंड दैट आई एम सीरियस अबाउट ऑल दिस। तो मैंने हाँ बोल दिया। मुझे नहीं पता था कि स्टेप क्या करने वाला है एंड आई जस्ट डोव हेड राइट इन। तो एक वो लड़की जिसके पास घर के नाम पे छत भी नहीं थी, परिवार के नाम पर एक इंसान तक नहीं था, उसको ऐसा लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। जो भी है। सो विद इन अ वीक उसकी मॉम ने और उसने मिलकर सारी तैयारियां करी एंड वी वर मैरिड। बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पूरी तरह से खुश हूँ या फिर आई एम जस्ट फोर्सिंग माई सेल्फ टू डू दिस फॉर द रॉन्ग रीजंस। ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही सेड कि मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ बिकॉज मुझे उन लोगों को पार्टी देनी है एंड आई नीड टू ट्रीट देम। तो मैं सेलिब्रेट करने जा रहा हूँ एंड ऑल दैट कह के वो निकल गया बस घर से। आई वॉज एट होम और मैंने अभी तक कपड़े चेंज भी नहीं किए थे। देयर वाज दिस पिंक कलर का गोल्डन वर्क के साथ लहंगा जो मैंने चूज़ किया था अपने लिए। तो हाँ, सुबह ही लेफ्ट लाइक थोड़ा 11-12 बजे के आसपास और मैं घर पे अकेली थी। पूरा दिन बीत गया, वो रात को वापस आया एंड आई रियलाइज्ड उसके चलने वलने के तरीके से कि वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था, कंप्लीटली स्लॉश्ड जिसको बोलते हैं। And he just started forcing himself on me. Okay, it's our first night. You need to do this, and we need to start it on a good note. लेकिन उसने ना तो मुझसे कोई बात करी ना कोई सवाल जवाब, बस इतना कि फर्स्ट नाइट में दिस इज हाउ थिंग्स हैपन एंड ऑल एंड क्यों मूड खराब कर रही है, तेरे पास कोई नहीं है मेरा, मैं पार्टी करने गया तो मेरे पास तो लोग हैं ना। And it was just a reminder that yes, I actually have no one. मुझे पता नहीं था that this thing will take such a horrible turn and it will become so regular. So the same routine kept on going. वो सुबह जाता था, शाम को पीकर वापस आता था and same story हर दिन होती थी। He would force himself on me, he will beat me, abuse me any way possible, mental, emotional, physical, and none of it made a difference for him. अगर मैं रोती थी, अगर मैं उसको पुश अवे करती थी, उसको उन किसी चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था। It was like that I was not even a human in front of his eyes. तो जब ये सारी चीज़ें होती थी तो मुझे पता ही नहीं था कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ होती है। बुरा लगता था, हर्ट होता था बहुत ज़्यादा, मैं बहुत रोती थी और ऐसा लगता था कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं जो ना तो मेरी बॉडी चाहती है और ना मेरा दिमाग चाहता है। तो मुझे नहीं पता था कि मैं इस चीज़ के लिए कंप्लेंट कर सकती हूँ, मुझे नहीं पता था कि मैं इस बारे में बात कर सकती हूँ और कोई था नहीं मुझे बताने वाला कि
I don't have to go through with it. I mean, I don't have to go through it or through with it. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो जिस पे आपकी बॉडी नेचुरली रिएक्ट करती है. आपने कंसेंट नहीं दिया उस चीज़ के लिए, आप रेडी नहीं हो उस चीज़ के लिए, लेकिन द वे your body naturally reacts to it, you can't control it sometimes. And this was his winning chip, because every time I would try कि please आज नहीं ना, या फिर please समझो ना मुझे, like it's hurting or whatever, it was always like कि I can feel it, you're liking it, you like it rough. And I was like, no, I can't control it, whatever's happening and all. और शायद ये बेवकूफ़ी वाली हरकतें भी थी शायद, कि जिसको मुझे पता है कि जो इंसान मुझे मार रहा है, पीट रहा है, उसको एक्चुअली इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं अगर मैं उसको ना बोलूँगी तो. Sorry. I accepted my fate. I felt like now this is my life. And just get over it. Just accept it. क्योंकि लड़की एडजस्ट करेगी तभी तो एक शादी सक्सेसफुल हो पाएगी. जब वो चीज़ें लाइक जब वो मुझे मारता पीटता था ये वो, क्योंकि वो छोटा घर था, इट वाज लाइक अ 2 BHK एंड बहुत पास पास थे सारे रूम्स, तो मेरे चीखने की आवाज़ या फिर लड़ाई करने की आवाज़, उसके चिल्लाने की और गालियाँ देने की आवाज़ें बहुत क्लियरली बाहर जाती थी. उसके 2 छोटे भाई थे जो मुझसे बड़े थे ऑफ कोर्स, तो अगर वो लोग मुझे बचाने आते थे तो इट वाज ऑलवेज लाइक कि वो लोग मुझे बचाने इसलिए आ रहे हैं बिकॉज आई एम हैविंग एन अफेयर विद देम, जिनको मैं भाई बोलती थी, जिनको मैं राखियाँ बांधती थी. एंड जब ये सारी चीज़ें वो बोलता था, मैं कई बार इतनी ज़्यादा इतना ज़्यादा शर्मिंदा होती थी कि मैं उन लोगों से नज़र नहीं मिला पाती थी. It was just like this, that I'm sleeping with them and that's why they're concerned about me. That was the bottom line for him. There is no other way to say but that my life was falling apart. मेरी सैलरी सारी हर महीने उसके पास जाती थी. सेल्फ डिपेंडेंसी, कॉन्फिडेंस, हिम्मत, इन सब चीज़ों का आइडिया ही नहीं था. He had a psychotic habit of drinking and then abusing me in every way possible. इतना कि अगर हम फैमिली गैदरिंग्स में साथ होते हैं, he won't think once before hitting me in front of everyone. Plus, if a child is in our family, stopping him, who is like what, 15, 16 years old, and would say कि भैया आप क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो ना, और ऐसे कुछ भी, he would say, I hate it to quote him, but क्या हुआ, तुझे दे रही है क्या ये कुछ? It was horrifying, disgusting to say the least. ऐसा नहीं है, मतलब मौका था मेरे पास. अगर कभी वो मुझे मार रहा होता था और पड़ोस में कोई कॉल कर देता था, तो इट वाज लाइक कि मेरा कॉन्फिडेंस, मतलब मैं इतना लो चली गई थी कि मेरे पास ये हिम्मत ही नहीं थी कि मैं अपने आप को चूज़ करूं और ये कह दूं कि हाँ इसने ये सब चीज़ें करी हैं मेरे साथ. तो सब झेला जा सकता है, पर एक औरत को ऐसी सिचुएशन में डालना जहाँ वो अपनी सबसे बड़ी खुशी खुद से ही छीन ले, ये नहीं. His mom and brothers once went out for 2-3 days where I got to know that I am pregnant.
I was not in a state to take any chance and make that baby suffer and put that little child through all of this. When I told him, he started blaming me as if I was the wrong here. कहता कि ये क्या कर लिया है, पागल है तू, पैसे नहीं है मेरे पास, इतने इतने कर्जे थे उसके पास कि जो मेरी सारी सैलरी थी, जो उसकी सारी सैलरी आती थी, वो सिर्फ उस तरफ जाती थी डेट्स पे ऑफ करने में. Even after all of this, I didn't want to leave the baby. I wanted कि मैं actually उस baby से मिल पाऊँ and he gets to stay or she gets to stay. बनना था मुझे माँ. जब से होश संभाला था यही सोचा था कि जैसा मेरे साथ हुआ है मैं वो माँ बन के कभी होने नहीं दूंगी. But वो नहीं माना. He forced me to abort that baby. He forced me to send it away. And I didn't have a choice. किससे कहती कि ये हो रहा है? It was difficult. I didn't want to, पर उस बच्चे को ऐसा बाप नहीं दे सकती थी मैं. I think वो तो completely मेरे पूरे सपने के अगेंस्ट ही चला जाता ना. जब मेडिसिन्स टुक इफेक्ट एंड मैं दर्द से चिल्ला रही थी, उसने मेरे को इतना उल्टा सीधा बोला और कि ये चुप कर, चीख रही है, सबको बता दे हरकतें तेरी और ये, एंड सबको बुला ले सिंपैथी के लिए. This was what he said. Can you believe that? ये सब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए थे. अपनी आंखों के सामने वो छोटी सी जान को खुद से अलग होते हुए देखा. Got over it. बट दर्द अभी भी हो रहा था, रहा नहीं जा रहा था मुझसे. उसने कहा ठीक है तू चल फिर के ला दे, भूख लग रही है, कुछ बना जाके. एंड खाना खाते ही the next thing that he decides to do was to get on top of me. जब उसकी मॉम को पता चला when they came back from the trip, उन्होंने literally जो रूप बदला है मेरे सामने. I mean, शादी के शुरुआत में वही थी एक जो फिर मेरे साथ थी, जो मुझे लगता था, पर मुझे रियलाइज हुआ कि वो भी सब बस एक इसलिए था ताकि मैं उन्हें एक ग्रैंड चाइल्ड दे दूँ एंड देन वो उसको अपना प्रोजेक्ट बनाकर आगे चले. उन्होंने भी मुझे ब्लेम किया, ऑफ कोर्स. मैं क्या महसूस कर रही थी, मुझे क्या हो रहा था, एंड फिजिकली मैं ठीक हूँ या नहीं, वो इस पूरे ड्यूरेशन में किसी ने मुझसे नहीं पूछा. I was actually not a human being for them. हाँ, बहुत पहले ही पार हो चुकी थी. पर एंड मोमेंट तब था जब उसने मुझे फिर मारा. एंड मुझे याद भी है कि उसने क्या कहा था. दृष्टि नाम है ना तेरा, आज तेरी आंखें ही नोच देता हूँ
ताकि तू अगर और किसी को अपनी ये सिंपैथी वाली रोती आंखें दिखाए या किसी को फंसाने की कोशिश करे तो वो हो ही ना पाए। एक दिन हम घर पे ही थे, दोपहर का खाना वाना खा के शायद बैठे थे, छुट्टी थी उस दिन। एंड वो पुराने ताले आते हैं ना, लाइक जो बहुत हैवी होते थे, घरों के बाहर हम लोग मेन गेट्स पे लगाते थे। अब उसने मेरे सर पे मारा है वो, बहुत तेज। यहाँ कोई आपके साथ जब इतना सब कुछ कर रहा है, मेरे पीछे ऐसे भागा था जैसे आज खत्म कर देगा। मैंने खुद को वॉशरूम में बंद किया एंड जैसे तैसे चिल्लाकर, उल्टा सीधा बोलकर, चीख कर ही स्लेप्ट। एंड मैं पूरे टाइम बाथरूम में बैठी हुई थी। बाहर आई, अपना थोड़ा बहुत सामान उठाया और सीधा अपने ऑफिस के कैफे में जाके बैठ गई। उस दिन ऑफिस के कुछ दोस्तों को समझ तो आ गया था बहुत पहले, बट उस दिन शायद वो पक्का हो गया कि ये जो सारी चोटें मुझे लगती रहती हैं, जो मैं बोलती हूँ, कभी किसी पपी ने स्क्रैच मार दिया, कभी किसी कैट ने मार दिया या फिर बाथरूम में लग गई, ये एक्चुअली सच नहीं है। उन्होंने हिम्मत दी, मुझे बोला कि वो मेरे साथ हैं। मैंने भाई को बताया, बहुत रोई, बहुत ज़्यादा रोई। भाई भी रो पड़ा इस बात पे। और वो इतना गुस्से में था, वो इतना गुस्से में था कि उसने उसी रात को मुझे बोला है कि मुझे अपना घर का एड्रेस दे। वो रात को 2:30 बजे मुझे ऑफिस से लेने आया है एंड हम लोग बस घर वापस गए हैं एंड वो बस मुझे साथ ले गया। हाँ, तो बहुत हिम्मत करके बहुत सारी लड़ाइयों के बाद मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया और आई मेड श्योर कि नाउ मुझे अपने आप को ढूंढना है, मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी पता करनी है कि मैं एक्चुअली हूँ क्या। यू नो, आउट ऑफ एवरीथिंग दैट आई जस्ट बोर्ड यू विद, मे बी कुछ ज़्यादा लंबी कहानी बता के, बट भाई और मैं वापस आ गए। सब कुछ कोशिश कर रहे थे कि ठीक से ख़त्म कर दें। मैंने कोई चार्जेस नहीं फाइल करने थे, मुझे बस म्यूचुअली डिवोर्स चाहिए था ताकि मैं वहाँ से बाहर निकल जाऊँ। एंड हम लोग भाई, पापा, मैं और साथ रहने लगे। In 2021 we lost पापा एंड वो मोमेंट ऐसा था जिसमें भाई और मैं दोनों ही अच्छी तरह से ये सीख गए कि कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। जो भी झेलना है साथ में झेलना है। हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम ही एक दूसरे की फैमिली हैं और कोई नहीं आ रहा हमें बचाने के लिए। So we became the strongest team. And आज मैं यहाँ हूँ. I'll spare you the details of all the struggles. A corporate girl who loves to work and I'm happy where I am क्योंकि ग्राफ हमेशा ऐसे ही है. So I think that's a win. शायद मुझे अब देखकर ऐसा लग नहीं रहा होगा कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ था। अब खुद को इस काबिल बनाने के लिए आई हैव चोजन माई सेल्फ एंड फाइनली हैव स्टार्टेड लिविंग इन कॉन्फिडेंस। अभी भी कई बार ऐसा लगता है कि हाउ एम आई स्टिल हियर, बट above all that I know that I deserve to be, and I'll keep on working on myself and for myself ताकि ये लाइफ मैं फाइनली वर्थ लिविंग बना सकूं। So that's it. That was Drishti, at least a part of it.
ऐसा नहीं है कि मन घबराता नहीं है अभी. There is a feeling that's always gonna stay there. But अब I know how to choose myself. अब I know who I am.